हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी पर। और यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन ऑफ अप्रैल 2021 का पार्ट नंबर 2। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, यू कैन सिंपली सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन सर एंड मैम। और ये लेसन प्रस्तुत करूँगा मैं, राहुल, नाम तो आपने सुना ही होगा। और शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1.3 को। 2 टॉपिक कर चुके हैं। अगर ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और करंट अफेयर्स मैगजीन देखनी है कि कैसी होती है, कोई मार्केट में आई है या नहीं, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू द टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पर एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी पीडीएफ के लिए आप जो है वो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में प्रोसेस है, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ऑब्वियसली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी यहाँ पर जीएस की बात करते हैं। पहला टॉपिक जो है हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्पल। तो वही मेरा अंदाज रहेगा कि जैसे मैं तेजी से पढ़ाता हूँ वैसे ही यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, 1 मिनट में हो गया प्रमोशन। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड सर एंड मैम। सो द टॉपिक इज स्टेट एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्पल। बेसिकली बात ये है भाई कि यहाँ पर जो इलेक्टोरल कैंपेन हो रहा था तमिलनाडु में, तो यहाँ पर कुछ बात हुई कि हिंदू टेम्पल जो हैं वो स्टेट कंट्रोल में नहीं होने चाहिए। मतलब एक डिबेट शुरू हुई कि स्टेट कंट्रोल ऑफ टेम्पल, what whether it should be there or it should not be there, what are the pros and what are the cons। तो ये आपको पता होने चाहिए। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड इसका ये है कि ये जो प्रैक्टिस है ना स्टेट कंट्रोल वाली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पर, ये हुई थी 1817 में शुरुआत इसकी। और किसने किया था? बंगाल और मद्रास में हुई थी। ठीक है, लेकिन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की यहाँ पर हुई थी। अगर स्पेसिफिकली हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट की बात करी जाए तो वो 1925 में पहली बार हुआ था और प्योरली रिलेटेड टू हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स था। यहाँ पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं? हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स, HRCE। ओके, इसके अलावा क्या हुआ, अभी भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पर रिलीजियस जो है वो स्टेट कंट्रोल वहाँ पे करता है, यानी जो सरकारें होती हैं, जो उसकी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो कंट्रोल करेगी। दीज लॉज मोस्टली इन्वॉल्व द सेटिंग अप ऑफ। अब इन लॉज में होता क्या है? इन लॉज में भाई देखो ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ बना दी जाती हैं, जैसे कि HRCE डिपार्टमेंट। HRCE एंड डिपार्टमेंट मतलब हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट डिपार्टमेंट। तो इसका काम क्या होता है? इसके फंक्शन होते हैं, यहाँ पे 3 दिए हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। फंक्शन क्या होते हैं? ये ओवरसी करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेम्पल को। ठीक है, पहला फंक्शन है कि ये बॉडी होगी, ओवरसी करेगी टेम्पल के फंक्शन को। दूसरा ये है कि अपॉइंटमेंट होगी ट्रस्टीज़ की नॉन हेरिडेटरी मतलब ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा या प्रीस्ट का बेटा ही प्रीस्ट बनेगा, एंड दैट समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे अपॉइंटमेंट कुछ इस तरीके से होती है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। और थर्ड थिंग इज अप्रूवल ऑफ बजट एंड देन ETC ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सो दिस इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए कि HRCE काम क्या करती है एग्जैक्टली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस स्पेसिफिक न्यूज़। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे और अगर बात करोगे, सो दीज लॉज जो हैं ये मोस्टली इस चीज़ से रिलेटेड होते हैं। लेकिन आजकल क्या हुआ है, कुछ बात हुई है कि डिबेट हो गई है कि इसका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड अगर यहाँ पे बात करी जाए तो वैसे ये तरीका होता था आंसर राइटिंग का, लेकिन आजकल विजन आईएएस ने थोड़ा सा अपना लेवल हाई कर दिया है। और ये आंसर राइटिंग की जो टॉपर्स लोग काम करते थे, फ्लो चार्ट वगैरह, वो विजन आईएएस ने अब हर किसी को एक्सेसिबल करा दिया है, एक्सेस उसकी दे दी है। तो अब जो अच्छे बच्चे हैं वो और मेहनत करें और इनोवेशन लाएं अपने आंसर राइटिंग में, क्योंकि ये जो फ्लो डायग्राम है ये हर कोई अब बनाने वाला है अगले एग्जाम से। ओके, सो दैट्स वाई। सो यहाँ पे अब बात है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की। देखो पहला आर्टिकल 25 है, डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप अपनी पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत कवर कर सकते हैं। आर्टिकल 25 है जो अलाउ करता है, यहाँ पे बेसिकली बात होती है राइट टू प्रोफेस, प्रोपोगेट, ये सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पे सिंपली रेस्ट्रिक्शंस हैं on the basis of different things. Similarly आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है, जो इंडिविजुअल राइट नहीं है, जो एक पूरा कलेक्टिव रिलीजियस डिनोमिनेशन का राइट है। 25 और 26 में अंतर क्या है? 25 जो है वो इंडिविजुअल है, लेकिन 26 पूरा रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात करता है और यहाँ पे 4 राइट्स देता है। इस राइट्स को याद करने की निमोनिक मैं आपको बताता हूँ। एक थोड़ी सी निमोनिक ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा इंडिया USA के बीच में 4 बेसिक एग्रीमेंट होते हैं विद रेस्पेक्ट टू
सिक्योरिटी। वन ऑफ देम इज लेमोआ। लेमोआ का मतलब लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ऐसा कुछ है ना। तो ये जो एग्रीमेंट है इसी का एल हटा दो, एमओआ रहने दो। एमओआ ले आओ, यहाँ पे ई रहा एस्टेब्लिश, एम रहा मैनेज, ओ रहा ओन एंड एक्वायर एंड ए रहा एडमिनिस्टर। ठीक है, ये हो गया आपका एमओआ। ठीक है, यही 4 राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो है पहला वाला मेंटेन और एस्टेब्लिश करने की बात करता है, दूसरा कहता है कि फ्रीडम है टू मैनेज द ओन अफेयर्स, फिर है कि एक्वायर कर सकते हैं इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। ये चीज़ आप थोड़ी एनालाइज करो कि राइट टू प्रॉपर्टी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, लेकिन स्टेट के लिए या कह सकते हो रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए ये राइट आज भी है। ठीक है, कहाँ है? आर्टिकल नंबर 26(3) में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बात आती है रोड बन रही होती है तो कहीं अगर रिलीजियस कोई चीज़ है तो मंदिर का, जैसे मंदिर मस्जिद कुछ है तो उसका कंस्ट्रक्शन मोड़ दिया जाता है, और मंदिर मस्जिद पे नहीं होता है कुछ, है ना। ज़्यादातर केस में आपने ये चीज़ देखी होगी, ऑब्जर्व की होगी। लेकिन किसी का घर आए तो हटा दिया जाएगा, बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी फॉर इंडिविजुअल इज नॉट देयर, बट फॉर रिलीजियस डिनोमिनेशन राइट टू एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी इज देयर। ओके, ऐसे लॉजिक ऑब्जर्व किया करो। इसके अलावा लास्ट है कि अकॉर्डिंग विद द लॉ। अभी ये चीज़ बताएंगे, एक केस भी बताऊंगा मैं, रतीलाल केस, जहाँ पर ये चीज़ हुई थी। ओके, सो आपको ये याद रखना है कि अकॉर्डेंस विद लॉ, ऐसा नहीं है कि आपने रिलीजियस डिनोमिनेशन में कुछ गैर कानूनी धंधा शुरू कर दिया है ना, तो धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ धंधा नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ही चीज़ें होंगी। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल एंट्री 28 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट जो है वहाँ पे बात होती है चैरिटेबल एंड चैरिटीज़ और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की, रिलीजियस एंडाउमेंट एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंड एंडाउमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, याद रखना यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में इस एंट्रीज के बेसिस पर क्वेश्चंस वगैरह पूछे हैं, दैट्स वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर द थिंग्स। इसके अलावा यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम और प्यारा सा बना हुआ है कि आर्टिकल 25 और 26 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है सर एंड मैम, जिसको हम बोलते हैं PMH, MDH नहीं, PMH, MPH, ऐसा कुछ भी याद रख लो। MPL तो बहुत टीम बनाई होगी, MPH। ठीक है, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड हेल्थ। ठीक है, ये 3 ग्राउंड हैं जहाँ पर इन राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। दीज आर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब बात आती है जो मैंने शुरुआत में कहा था कि कंट्रोल स्टेट कर रही है, तो आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट, मीन्स नॉट इन अगेंस्ट बट अगेंस्ट, या ऑब्वियसली। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है इन द फेवर। अब फेवर वाली बात करेंगे, क्यों स्टेट का कंट्रोल एक लाजमी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जो होनी चाहिए। पहला पॉइंट है सोशल रिफॉर्म। अगर मान लो ऐसा ही तब कहा गया होता जब सती को एबॉलिश किया गया था, अगर हिंदू रिलीजन में अगर कहा जाता कि नहीं सती को एबॉलिश नहीं करना चाहिए, ठीक है, और वो लोग अगर ऐसे कहते कि नहीं नहीं ये रिलीजन में है और समथिंग लाइक दैट, और अगर स्टेट कहती, स्टेट जो उस टाइम ब्रिटिशर्स थे वो कहते कि ठीक है हम नहीं इंटरवेंशन नहीं करेंगे, तो आज भी सती प्रथा चल रही होती। सेम गोज विद अलग अलग, जैसे बोरा कम्युनिटी है एक, जो ये कम्युनिटी में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ऐसा एक प्रोसेस, इसमें मतलब बहुत ही बेकार सी प्रोसेस, पता नहीं क्या यहाँ पे चलता है, तो इसको भी यहाँ पे रेगुलेट स्टेट इन चीज़ों में बैन करती है, इन चीज़ों को हटाती है। तो वो तभी तो होता है जब स्टेट और रिलीजन जो है आपस में इंटरफेयर, या स्टेट जो है रिलीजन में इंटरवीन करता है। अदरवाइज ये चीज़ें तो रिलीजन के नाम पर आज भी चल रही होती, सती प्रथा आज भी चल रही होती। सो दैट्स वाई सोशल रिफॉर्म के पर्सपेक्टिव से यू कैन टॉक अबाउट। देन यू कैन टॉक अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेकुलरिज्म। इंडिया का सेकुलरिज्म जो है वो अलग तरीके का है। इंडिया का सेकुलरिज्म वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग है। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, ये मिल जाएगा, क्वेश्चन आ चुका है। इंडिया का सेकुलरिज्म जो है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म निगेटिव सेकुलरिज्म है। निगेटिविटी और पॉजिटिविटी चाहे वो सेकुलरिज्म की हो, या फिर आपके फ्रीडम की हो, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मतलब फ्रीडम ऑफ कोई भी फ्रीडम की अगर हो, अगर लिबर्टी भी अगर पूछा जाए, कुछ फंडामेंटल राइट्स में भी ये इवन कॉन्सेप्ट है कि निगेटिव राइट्स और पॉजिटिव राइट्स। हमेशा याद रखना निगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड करता है कि स्टेट की पावर कम है, हो रही है उस चीज़ से, या ज़्यादा हो रही है। अगर
स्टेट पर कोई रेस्ट्रिक्शन लग रहा है, कोई उसकी पावर कम हो रही है, उसको नहीं जीने दिया जा रहा अपनी ज़िंदगी, उसको जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ऐसा नहीं कहा जा रहा है अगर स्टेट को, तो हम कहेंगे यार निगेटिव है ये चीज़, निगेटिव राइट। स्टेट के पर्सपेक्टिव से सोचना है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो जब हम कहते हैं कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म एक निगेटिव मतलब एक ऐसा सेकुलरिज्म है जो स्टेट की पावर को इंटरफेयर कर देता है, इसलिए हम उसे निगेटिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट वहाँ बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती है, जबकि इंडियन सेकुलरिज्म ऐसा है कि यहाँ पे स्टेट इंटरवीन करती है, प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस बनाकर इंटरवीन करती है। ये कीवर्ड्स आपको यूज़ करने होते हैं टू गेन मोर मार्क्स इन द मेंस आंसर राइटिंग, कि प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस बनाकर काम किया जाता है। मतलब आपको ये नहीं है कि कुंभ हो रहा है तो स्टेट बिल्कुल कह रही है कि कुंभ हो रहा है, होने दो, हमें कोई मतलब नहीं है, नहीं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का काम स्टेट करती है, लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम स्टेट करती है। आई होप यू आर गेटिंग। सिमिलरली अदर डिफरेंसेस आर ऑल्सो देयर कि वेस्टर्न इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो धर्मनिरपेक्षता नहीं है, वो धर्मनिरपेक्षता तो है ही, प्लस वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है जिसको बोलते हैं धर्म संभव, सर्वधर्म संभाव वाला जो भाव है वो यहाँ पे है। सारे धर्मनिरपेक्षता में बिल्कुल ऐसा हो जाए कि हम नहीं, हमें कुछ नहीं पता, धर्मनिरपेक्ष नहीं, सर्वधर्म मतलब बहुत सारे, डाइवर्सिटी है, इस वजह से हम वो वर्ड ज़्यादा हम मानते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन यूज़। और यहाँ पे वही चीज़ है कि इंडियन सेकुलरिज्म ऐसा नहीं कि बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। और निगेटिव पॉजिटिव जो मैं राइट्स का बता रहा था, वहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है, कुछ राइट्स स्टेट को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जैसे आर्टिकल 23 आर्टिकल आपका हो गया 24, ये क्या है, ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि बच्चों को एम्प्लॉयमेंट में नहीं लोगे, स्टेट ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब, या फिर आप कह सकते हो कि आर्टिकल जो भी मतलब पावर ऑफ स्टेट को रेस्ट्रिक्ट कर दें कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऐसे कुछ भी रेस्ट्रिक्शन आएगा तो वो निगेटिव होंगे। पॉजिटिव कौन से होंगे? जो स्टेट मतलब जिसमें निगेटिव ऐसा नहीं होगा, स्टेट को कुछ नहीं कहा जाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो पॉजिटिव कहा जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शन। देखो सोशल रिफॉर्म इज द अनदर पॉइंट, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शन जैसे हमने देखा है एग्जाम्पल से समझो कि तमिलनाडु HRCE एक्ट के अंदर ऐसा है कि जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, मैंने बताया ना 3 फंक्शन बताए थे मैंने शुरुआत में ही, ठीक है, अप्रूवल ऑफ बजट, HRC में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी वाला चीज़, और एक तीसरा था एडमिनिस्ट्रेशन। तो ट्रस्टीज़ हैं यहाँ पे, इसमें लिखा है 3 ट्रस्टी में से एक ट्रस्टी SC और ST कम्युनिटी का होना चाहिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो टेम्पल्स वगैरह यहाँ पे जो हमारा पास्ट है, जो पास्ट में चीज़ें हुई थी, जो इनजस्टिस हुआ था SC STs और ये कम्युनिटीज़ के साथ, तो उसको अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, अगर स्टेट इंटरवीन नहीं करेगा तो वही चीज़ें चलती रहेंगी, कुछ लोगों की मोनोपोली वहाँ पे बनी रहेगी। दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। एफिशिएंसी इज़ द जेनेरिक पॉइंट दैट यू कैन टॉक अबाउट कि हाँ एफिशिएंसी की बात है। इसके अलावा फंड की बात है। देखो जहाँ पैसे की बात है वहाँ पे थोड़ा सा स्टेट ध्यान नहीं देगी तो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज आ सकती हैं, है ना। फंड को कैसे यूज़ किया जा रहा है वो सब देखने वाली बात है ना, कि मतलब क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ के मंदिर ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो किसी बहुत सारे कंट्रीज़ की इकोनॉमी से ज़्यादा, जिनके पास उनकी मतलब फाइनेंशियल उनकी स्टेबिलिटी है या फाइनेंशियल उनकी स्ट्रेंथ है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, दीज थिंग्स आर यू कैन से द रीजंस जिसके वजह से हमें स्टेट इंटरवेंशन चाहिए होता है। इसके अलावा जो टेम्पल हैं वो टेम्पल ऐसे नहीं देखने चाहिए कि यार टेम्पल है, टेम्पल को रिलीजन और सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव से तो आप देखते ही हो, लेकिन इकोनॉमिकल डायमेंशन से भी, लोकल इकोनॉमी के डायमेंशन से भी टेम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट सर एंड मैम। द रीज़न बीइंग क्योंकि टेम्पल होगा वहाँ पे टूरिज़्म होगा, और जैसे ही टूरिज़्म होता है ना तो वहाँ से अपने आप 10 दरवाजे खुल जाते हैं, जिसमें दरवाज़ों की शुरुआत होगी कि वहाँ का ट्रांसपोर्ट सेक्टर डेवलप होगा, वहाँ लोग ज़्यादा आएंगे, वहाँ लोग आएंगे तो लोग कुछ खाएंगे, तो वहाँ पे होटल, एकोमोडेशन, रेस्टोरेंट, इन सब में स्कोप बढ़ेगा लोगों का, ठीक है। ज़रूरी नहीं होगा फिर कि UPSC क्लियर ही करोगे तभी जॉब मिलेगी, वहाँ लोग इन चीज़ों में भी कैरियर बना सकते हैं। प्लस जो वहाँ पे लोकल ट्रेडिशन एंड कल्चर है, कभी कभी वो चीज़ें भी पॉपुलर हो जाती हैं, और कभी कभी नहीं, हमेशा ही हो जाती हैं, कि वहाँ पे लोकल कुछ जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, ये छोटे छोटे जो MSMEs टाइप के लोग हैं, ये लोग भी अपने छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे मतलब, क्योंकि एक चीज़ होती है ना, एक वैल्यू होती है कि ये चीज़ दुनिया में सिर्फ एक ही जगह मिलती है वहाँ पर, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, और वहाँ पे उनकी जो एक कह सकते हो सकता है फिर उन्हें फ्यूचर में GI टैग भी मिल जाए, है ना, समझ रहे हो। तो ऐसे चीज़ों को समझना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ऐसा क्यों नहीं करना है, कि स्टेट और इसके बीच में क्यों इंटरफेरेंस और ये सब नहीं होना चाहिए। देखो पहला पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पर
पहला पॉइंट ऐसा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो एक्ट है ये वायलेट करता है आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 15 को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है, अगर देखोगे शुरू में हमने पढ़ा था HR&CE, मतलब हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट, ठीक है। तो हिंदू रिलीजन की बात हो रही, इस्लाम, जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी इन सब की बात नहीं हो रही। सो इट इज़ लाइक दिस, ओके। सो इस वजह से हम इसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन नहीं है। अभी हमने देखो SC/ST की बात कर ली, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन ऑन दिस टेरेबल बोर्ड, नॉट टेरेबल, टेम्पल, ओके। सो टेम्पल बोर्ड में वीमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द अनदर प्रॉब्लम। इसके अलावा लैक ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्ट। देखो अब जब हम बात कर रहे हैं कि बोर्ड ऑफ, अब जैसे वो वाला प्रोविजन अगर दोबारा याद करो कि तमिलनाडु HR/CE एक्ट में क्या है कि 3 बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में से एक SC/ST कम्युनिटी का होगा, है ना। अब कम्युनिटी की बात या कुछ भी कम्युनिटी की हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि स्टेट अगर अपॉइंटमेंट कर रही है तो कभी आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि स्टेट का कोई, आपने कभी ऐसा एडवर्टीजमेंट देखा है क्या कि न्यूज़पेपर में ऐसा लिख के आया है कि रिलीजियस एंडाउमेंट है तमिलनाडु की और हमको अपॉइंटमेंट चेक करनी है तो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, या कॉल फॉर इंटरव्यू, है ना, ऐसा कुछ आया है क्या न्यूज़पेपर में? कभी मैंने तो कभी नहीं देखा। तो ये रीज़न है, क्योंकि अपॉइंटमेंट करते टाइम गवर्नमेंट के पास ऐसे कुछ नहीं होता, कोई एग्ज़ाम नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता, और कोई ऐसा नहीं होता कि कौन कितना रिलीजियस है और कौन कितना इसमें ऐसा है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट मीन्स यू विल ब्रिंग द काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव, है ना। अब वो बंदा आ गया, उसका कोई मतलब एक काइंड ऑफ लिंकेज और द कनेक्ट इज नॉट देयर। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इसके अलावा करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं मैनेजमेंट वगैरह में, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ यहाँ पे जेनेरिक पॉइंट है जो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा कल्चरल कैपिटल का इरोजन होता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं जैसे कल्चरल कैपिटल, जैसे अगर किसी जंगल में जो लोग रहते हैं उनकी जो मेडिसिन और हर्बिसाइड्स और आयुर्वेद है उसमें अगर कोई आके पेटेंट करा लेता है विदेश से आके और ऐसा कुछ करता है तो हम कहते हैं बायोपायरेसी हो रही है। दीज कीवर्ड #बायोपायरेसी, हियर द कीवर्ड इज #कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल का इरोजन हो रहा है सर मैम इस वजह से, ठीक है। कल्चरल कैपिटल आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि स्टेट कंट्रोल अगर होगा तो सेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर होगा, उससे क्या होगा कि जो कल्चरल कैपिटल है वो डेवलप नहीं हो पाएगा और रिक्वायर, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी लोकल मैनेजमेंट और ये सब चीज़ों की होनी चाहिए, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करो कल्चरल कैपिटल क्या है। कल्चरल कैपिटल उस स्पेसिफिक जगह का, इंडिया में तो बात भी है कि कुछ किलोमीटर में आवाज़, भाषा बोलना लोगों का बदल जाता है। 20-30 किलोमीटर चलोगे आवाज़ बदल जाती है लोगों की, लैंग्वेज, द काइंड द पीपल आर स्पीकिंग दैट विल बी चेंज्ड, ओके, वो बदल जाता है। ऐसे ही एक स्पेसिफिक लोकल चीज़ होती है, जो होता है ना वोकल फॉर लोकल, एक लोकल एक टच होता है हर कल्चर में, हर रिलीजन में, हर टेम्पल में भी ये चीज़ देखने को मिलेगी। अगर आप कह दोगे कि ये चीज़ें आ रही हैं, एक्ट आ रहा है, तो इवन अगर स्टेट एक्ट बन रहा है तो स्टेट सेक्रेटेरिएट से काम चलेगा, वहाँ से चीज़ें अपॉइंट हो रही हैं। जैसे यूपी में मान लो कि बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो अगर यहाँ पे ऐसी चीज़ें प्रोविज़न लाई जाएंगे तो क्या होगा, यूपी में जो लखनऊ है वहाँ की चीज़ें जो हैं पूरे उसमें सेंट्रलाइज हो जाएंगी। आई होप यू आर गेटिंग, कैपिटल जो है वो हो जाएगी और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लोकलनेस, जो लोकल टच है वो यहाँ पे गायब हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारी नॉर्मल चीज़ें आप पढ़ सकते हैं कि इंटरफेरेंस और इससे अनड्यू इंटरफेरेंस से क्या होता है ट्रेडिशन कल्चर में और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा वे फॉरवर्ड क्या है, ग्लास वॉल होनी चाहिए बिटवीन स्पिरिचुअल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन। अब देखो ग्लास वॉल का मतलब क्या है कि यार ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही सेपरेट कर दो, क्योंकि हमने देखा कि सोशल रिफॉर्म भी ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, हमने पहले देखा। और दूसरी हमने ये भी नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल ही उसमें स्टेट घुसी जा रही है और स्टेट उसमें अपना लगा रही है, अपना दबदबा बनाए हुए। दोनों चीज़ें गलत हैं। तो बुद्धा ने कहा था मिडिल पाथ, तो एरिस्टोटल ने बोला था जो वाइसेस नहीं होनी चाहिए, मिडिल पाथ होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ करो, ग्लास वॉल बनाओ दोनों के बीच में, मतलब दिख भी रहा है दूसरी तरफ और ज़्यादा हम घुस भी नहीं रहे उसके काम में, समझ रहे हो। तो ग्लास वॉल बनाओ दोनों के बीच में, मीन्स एक लिमिटेड होना चाहिए लेकिन थोड़ा सा एडिक्वेट, ओवरसीइंग होनी चाहिए, बस, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग करो इस इंस्टीट्यूशन को, जेनरिक पॉइंट है, कोई बड़ी बात नहीं है, स्ट्रेंथनिंग हर जगह लिख सकते हो। यहाँ पे एक नया पॉइंट और है कि टेम्पल ऑन द बेसिस ऑफ हब एंड स्पोक मॉडल, मतलब जो बड़े टेम्पल हैं वो छोटे टेम्पल को हेल्प करें, सपोर्ट करें, एक्सरसाइज करें, कंट्रोल, ऐसे कुछ यहाँ पे हब एंड स्पोक मॉडल होना चाहिए। और जो स्टेट है वो बड़े टेम्पल को करे रेगुलेट, तो ऐसे कुछ हब एंड स्पोक। ऐसा मॉडल कहाँ होता
होता है, ऐसा मॉडल बहुत जगह होता है, इकोनॉमी में भी होता है, एग्रीकल्चर में भी ऐसा मॉडल होता है कि फार्मर्स जो हैं वो छोटे बॉटम लेवल पे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपनी चीज़ों को पहुंचाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पर, और इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। बाकी पब्लिक पार्टनरशिप होनी चाहिए, जो भी चीज़ें चल रही हैं, रेगुलेशन है, मतलब मंदिरों में ऐसा नहीं कि कुछ लोगों की मोनोपोली हो जाए, पब्लिक पार्टिसिपेशन शुड बी देयर। इसके अलावा लास्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए कि आपको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पता होनी चाहिए, कुछ तो पता होनी ही चाहिए। पहली है एन आदित्यन वर्सेस ट्रेवनकोर। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रीस्टहुड जो है वो एक स्पेसिफिक ब्राह्मणिकल रिलीजन के अलावा, ब्राह्मणिकल जो सेक्शन है उसके अलावा ऑल कास्ट के लिए ओपन की जा रही है, ठीक है, ऐसा बोला एन आदित्यन 2002 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने। एक रतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे है। अगर आपने मिर्जापुर 2 देखी है, देखी तो मैंने भी नहीं है, बट मीम जो आते हैं उसमें मैंने एक डायलॉग देखा है कि वो एक कोई बंदा है रति शंकर है ना, दैट पर्सन सेज कि हमको ज्वाइन कर लो, ठीक है, हमको ज्वाइन कर लो। ऐसा ही रतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ऐसा ही केस ये है। यहाँ क्या है, उसी रतीलाल की तरह यहाँ पे रतीलाल कौन है, हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या देखती है कि यार ये स्टेट में ये वाला एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, डिनोमिनेशन है, जो भी है रिलीजियस प्लेस है, यहाँ पे गलत चीज़ें हो रही हैं। जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन, मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, कुछ भी घपला हो रहा है, कुछ भी दिक्कत, सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कुछ भी दिक्कत हो रही है तो स्टेट कहेगी हमको ज्वाइन कर लो। ऐसे नहीं कहेगी, पूछेगी नहीं कि ज्वाइन कर लो, वो कहेगी हमको ज्वाइन कर लो, हम आपका हो गया बहुत, अब हम कर रहे हैं आपको अपने अंडर में, कंट्रोल में, ठीक है। यही चीज़ एससी ने बोली कि पावर टू टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इन द इवेंट ऑफ द मेल एडमिनिस्ट्रेशन जो है कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ वायलेशन। ऐसा नहीं है कि यार हमारा आर्टिकल है, हमारा फ्रीडम टू मैनेज ओन अफेयर है। अगर इसको देखोगे ये वही है आर्टिकल 26(4) जिसमें बोला था कि लॉ के अकॉर्डिंग काम करना है। इसको अगर देखोगे तो यही वही है जो ब्रिटिशर्स ने 1856 में बोला था, मतलब स्प्रिट वो नहीं है, बट चीज़ वही है कि जैसे ब्रिटिशर्स ने बोला था कि आप मिसमैनेजमेंट कर रहे हो अवध में, है ना, और ले लिया था कंट्रोल, वैसे ही कंट्रोल यहाँ लिया जा सकता है रतीलाल की तरह। सब गवर्नमेंट भी कहेगी रति शंकर की तरह कि हमको ज्वाइन कर लो, आपका बहुत हो गया, अब हम लेंगे कंट्रोल, हम बनाएंगे मिर्ज़ापुर, ठीक है। इसके अलावा शिरूर मैथ केस, शिरूर मठ, नॉट मैथ, इट्स मठ, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, शिरूर मठ केस, इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम डिक्लेयर्ड व्हाट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन। एक एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन बता दिया, जैसे ना कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बोला गया बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि यार ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आप जाओ, आप सिर जमीन में घुसा दो, आप उल्टे खड़े हो जाओ, आप मनो वो करो, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर पे छू भी मत जाना, इस पे आंच नहीं आनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केशव नंदा भारती केस में, अगर अनऑफिशियली समझा जाए तो। ऐसा ही यहाँ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि एक डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी है, ये एसेंशियल चीज़ें हैं, वीमेन की जो रेस्पेक्ट है, वीमेन की फंडामेंटल ड्यूटी में अगर लिखा हुआ है कि डेरोगेटरी प्रिंसिपल, डेरोगेटरी जो प्रैक्टिसेस हैं नहीं होनी चाहिए अगेंस्ट द वीमेन, ओके, अगर वो रेस्पेक्ट की भावना अगर है, वो एक एसेंशियलिटी है। अब चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जुडाइज़म हो, या कोई भी रिलीजन हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो ह्यूमन राइट है, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पे कुछ बात की गई, ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। और इसे हम एक चीज़ और बोलते हैं, जब मान लो इसी पॉइंट को एनालाइज करने को आ जाए कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसे इंटरवीन करना चाहिए रिलीजन में, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। प्रोज में लिख सकते हो कि हाँ भाई करना चाहिए, सोशल रिफॉर्म वगैरह वगैरह वगैरह, जो हमने अभी देखा था कि स्टेट को करना चाहिए, वही पॉइंट यहाँ आ जाएंगे। लेकिन अगर अगेंस्ट में लिखना हो कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर कोई एकदम कह रहा है कि नहीं करना चाहिए ऐसा, तो वहाँ पे पॉइंट है कुछ। एक कीवर्ड है जुडिशियल पैपिज्म। पैपिज्म मतलब जो पोप कल्चर होता था ना क्रिश्चियनिटी में, जहाँ पे सेपरेट होता था रिलीजन, मतलब जो चर्च का जो पोप होते थे ना, चर्च के जो पोप होते थे, वो अपने आप में एक पावर होते थे, उनमें स्टेट इंटरवीन नहीं कर सकती थी। ऐसे ही जब जुडिशरी ऐसी चीज़ें कहती है ना, क्योंकि रिलीजन इज समथिंग दैट इज द इंटीमेट रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड द गॉड, है ना। अगर उसमें स्टेट कह रही कि नहीं ये डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ दिस है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ दैट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जुडिशियल पैपिज्म आ रहा है, पैप की तरह, जुडिशियल पैप, पोप वाला आइडिया आ रहा है। जुडिशरी एक आपने सुना होगा, जुडिशियल बारबेरियनिज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एडवेंचरिज्म, जुडिशियल ये, जुडिशियल वो। यहाँ पे जुडिशियल पैपिज्म इज समथिंग जो आपको मेंस में लिखना है, ठीक है। इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट पावर टू रेगुलेट द टेम्पल डज नॉट मीन द पावर टू सुपरसीड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेम्पल। रेगुलेट क्या है, ग्लास वॉल की तरह है ना, बीच में एक
ग्लास की वॉल लगी है, उस तरफ देख तो रहे हो बट एट द सेम टाइम उस तरफ जाना नहीं है, ठीक है। तो एक लिमिट में रह के हुए देख काम करना है। इसके अलावा केरला में जो ये केस था, सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे रॉयल फैमिली थी उसको दे दी गई थी, उसको दे दिया था ये शी बैटीशिप, ठीक है। ये शी बैटीशिप राइट्स होते हैं, इसका मतलब होता है राइट टू मैनेज द टेम्पल, ठीक है। शी बैटीशिप, ठीक, ये शी है लेकिन इसका रिलेशन वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से नहीं है, ठीक है। शी बैटीशिप is something जो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ पे क्या है, इंडियाज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इन साउथ एशिया। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात की जा रही है। ग्लोबली एक कॉन्सेप्ट चलता है कि इंडिया जो है, इंडिया हैज़ अ ट्रबलिंग हैबिट, एक इंडिया की ट्रबलिंग हैबिट है ओवर प्रॉमिसिंग एंड अंडर डिलीवरिंग, ठीक है। जैसे इंडिया के नेता पॉलिटिशियन होते हैं ना, ओवर प्रॉमिसिंग अंडर डिलीवरिंग, कि 18 से 44 साल तक की एज में सबको वैक्सीन देंगे, ओवर प्रॉमिस कर दिया, अंडर डिलीवर कर रहे हैं, नहीं मिल रही है वैक्सीन। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स मीन्स इन चीज़ों को कोट करते टाइम एग्जाम में एक विज़न की तरह, या कोई भी मैगजीन या कोई भी न्यूज़पेपर जो आपको एक स्पेसिफिक एक मतलब लेफ्ट विंग न्यूज़पेपर, राइट विंग, ऐसे जो भी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों से ऊपर उठ के आपको आंसर में एडमिनिस्ट्रेटर की तरह लिखना है। अगर ये लाइन लिख भी रहे हो ना कि इंडिया की ऐसी हैबिट है गंदी, इंडिया की गंदी हैबिट है, ट्रबलिंग हैबिट है, ओवर प्रॉमिसिंग अंडर डिलीवरिंग, इसको लिखते टाइम वहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच भी रखना, ठीक है। नहीं तो इसको लिख के चले आओगे और एग्जामिनर कहेगा ये तो बंदा मतलब, ठीक है, उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ओके, तो लिखो लेकिन थोड़ा उसके आगे एक लिख दो, हाउ एवर पॉजिटिव अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी क्या होता है, देखो आर्ट है इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके करते हुए, इसको डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझाएंगे। ओके, हमारे पास इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट हैं। इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट कहाँ हैं, ये रहे सारे के सारे इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट। प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया एज अ मेजर इकोनॉमिक पावर, जो हम प्रोजेक्ट करते हैं दैट वी आर द न्यू इंडिया, वी आर द, हम घुसकर मारेंगे, है ना। तो वो तो चलो वो नहीं, वो इकोनॉमिक नहीं है, बट दैट इज स्ट्रेटजी मीन्स काइंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और समथिंग लाइक दैट मीन्स, वो तो स्ट्रेंथ की बात है। लेकिन इकोनॉमिक में भी हम कहते हैं कि वी आर द इकोनॉमिक पावर, सो दैट प्रोजेक्शन इज ऑल्सो देयर। इसके अलावा मल्टीलेटरल ट्रेड होता है, एनर्जी होती है, इसके अलावा ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होते हैं और एक्सपोर्ट होते हैं। ये सारे क्या हैं, इकोनॉमिक टूल्स हैं, इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट हैं। इन सब की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक आर्ट एक यूज़ करते हैं, एक आर्ट है यहाँ पे, जहाँ पर इस जैसे नहीं वो एक नेता हैं बहुत बड़े, वो कहते हैं कि इधर से मतलब आलू डालेंगे इधर से पैसा निकलेगा, ऐसा कुछ उनका डायलॉग था, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि इधर से इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट डालोगे और दूसरी तरफ से इकोनॉमिक सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री जो हैं वो सर्व हो जाएंगे, और इसी प्रोसेस को कहते हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, ठीक है। अभी ये जो मैंने चीज़ मजाक में बनाई है ना, इस चीज़ को आप आपके आंसर्स में यूज़ कर सकते हो कि इस तरफ आप ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 4 इनमें से कोई से जो अच्छे लग रहे हैं वो लिख दो, लाइक इकोनॉमिक पावर, मल्टीलेटरल, FDI, FPI, ऐसे करके ये होगा इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट। यहाँ नीचे लिख दो इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट, यहाँ फिर एक एरो, इनको ये सारे हो गए इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे एक एरो बनाओ और यहाँ बोलो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, यहाँ लिख दो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की हेल्प से हमारे क्या क्या काम हो रहे हैं, एक तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट फुलफिल हो रहे हैं और इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी आ रही है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग, इसी को कहते हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, ठीक है। ऐसे चीज़ों को समझो, ऐसे चीज़ों को समझाओ, ऐसे चीज़ों को एग्जाम में यूज़ करो। ओके, नाउ जस्ट लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन फर्दर। यहाँ पे क्या है, सक्सेस ऑफ इंडिया इन फील्ड ऑफ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, ठीक है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की अगर बात करें तो इंडिया की क्या क्या सक्सेस हैं, तो यहाँ पे देखो इकोनॉमी है, आप अब यहाँ पे आंसर राइटिंग ऐसे की जाती है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमी में क्या क्या आता है, अगर आप इवन UPSC का सिलेबस देखो उसके अंदर आपको एनर्जी मिलेगा, उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, उसके अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। ऐसे ही यहाँ कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर लिख दिया, इन्वेस्टमेंट लिख दिया, एनर्जी लिख दिया। क्या है ये तो UPSC का सिलेबस ही है, अगर ये किसी ने लिख दिया तो वो आंसर लिख लेगा, समझ रहे हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए हैं, इंडिया बहुत सारे डेवलपमेंट करता है, जैसे यहाँ पे अफगानिस्तान में सलमा डैम, ठीक है, जारांज डेलाराम रोड जो है ईरान में, ठीक है, जारांज डेलाराम रोड गिव एक्सेस टू अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान गारलैंड हाईवे, सो दीज आर द थिंग्स। इसके अलावा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भी हम चीज़ें करते हैं, इस पॉइंट को जेनरिक पॉइंट मान के एंड में लिखना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है उसमें आप बात कर सकते हो कि हम असिस्टेंस देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 के बाद एक सार्क समिट हुई थी, वहाँ पे इंडिया ने कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस फंड जो है वो बनाया था ताकि जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब चीज़ें हो सकें, सो दैट थिंग इज़ देयर। एनर्जी के क्षेत्र में क्या करते हैं, एनर्जी के क्षेत्र में आप देख लो कि बांग्लादेश का एग्जाम्पल देख लो, वहाँ पे रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट, पावर प्रोजेक्ट जो भी है इंडिया रशिया ने एक साथ बनाया है, ठीक है, बना रहे हैं, मतलब अंडरटेक कर रहे हैं एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट अंडर दिस। इसके अलावा और भी जगह जैसे 1.69 बिलियन टू ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने नेपाल को दिया, दीज थिंग्स आर देयर। और टूरिज्म, अगर आप टूरिज्म में बात करो, देखो पूरी ये कहावत नहीं लिखनी है, मेंस आंसर राइटिंग इज नॉट अबाउट कि ये सब लिखने बैठ जाओगे पूरा पूरा पैराग्राफ। क्रक्स देखो, अगर टूरिज्म का पॉइंट लिख रहे हो सीधा लिखोगे वर्ल्ड टूरिज्म, और ये जो टूरिज्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स ये कहता है कि साउथ एशिया जो है मोस्ट इम्प्रूव्ड नेशन है, रीजन है सिंस 2017, ठीक है, और इंडिया ने सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट शो किया है इन सो फार एज द ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव है, मैंने थोड़ी देर पहले वो रिलीजन वाले में बताया था कि जैसे ही टूरिज्म आएगा 10 दरवाजे खुल जाएंगे, वही चीज़ यहाँ है। इसके अलावा इशूज़ विद इंडियाज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इन साउथ एशिया, इशूज़ क्या हैं, अच्छी बातें तो कर ली, सक्सेस तो देख ली, अब फेलियर भी देख लो। फेलियर ये है, फिर से वही पॉइंट रहेंगे, देखो पॉइंट नहीं आएंगे, वही पॉइंट रहेंगे। ट्रेड की बात, ट्रेड में जो हम बात करते हैं इंट्रा रीजनल ट्रेड जो है वो बहुत कम है, यहाँ पे 5% के अराउंड कुछ यहाँ पे रहता है, ये रहा, कंस्टिट्यूट ओनली 5% ऑफ द रीजन्स टोटल ट्रेड, ठीक है। देखो दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ सारे लोग मतलब बहुत अलग तरीके के हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान का पंगा चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का चलता ही रहता है, बीच में इंडिया चाइना का भी शुरू हो गया, उधर से नेपाल को भी शौक आ गया तो इंडिया नेपाल भी शुरू हो गया, इंडिया श्रीलंका भी थोड़ा अम्बन टोटा, ये वो टोटा पोटा ये सब चलता रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, यहाँ पे यही खास बात है। मिडिल ईस्ट में, वो भी एशिया में है तो वहाँ पे भी एशिया के गोड़ है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। यूरोप की तरफ जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उन सब ने छोटी छोटी कंट्रीज़ ने यूरोपियन यूनियन बना रखा है, मतलब इमेजिन करो वो लोग भी ऐसे झगड़ा कर रहे होते, तो वो आज डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं आते, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि वो उसी में अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो जैसे इंडिया करता है, इंपोर्ट करते रहते हैं हम लोग आर्म इंपोर्ट, नॉट ओनली इंडिया, ये पूरा रीजन ऐसा है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर, चाइना न्यूक्लियर पावर, इंडिया न्यूक्लियर पावर, है ना, इसी रीजन में सबको न्यूक्लियर पावर चाहिए, यूरोप में किसी को न्यूक्लियर पावर नहीं चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियर पावर किसी को न्यूक्लियर पावर नहीं बन रहा, वहाँ वो इतना वो डेवलप कर रहे हैं। फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 जाने कब से है, ठीक है, उधर पूरा डेनमार्क वगैरह ट्रांसपेरेंसी, अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स लाती है तो वहाँ पे भी चीज़ें सही हैं, तो वो सब चीज़ें। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 5% रेट, क्योंकि झगड़ा ही चलता रहता है, ये चाइना इंडिया का बैन करता है, इंडिया चाइना का बैन करता है, पाकिस्तान से तो कभी शुरू ही नहीं होता, बैन तो बाद में करेंगे, तो और ये सब चलता रहता है कुछ ना कुछ। ओके, नाउ प्रोटेक्शनलिज्म जो है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ट्रेड, यहाँ पे प्रोटेक्शनल जो रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स है ना, वो 2 to 9 टाइम्स हाइयर है साउथ एशिया में देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन बहुत है, यहाँ के सारे लोग मतलब हर किसी को लगता है कि हम ही अपने मतलब कुछ भी है जो भी है, ओके, नॉट गोइंग डीप इनटू इट, बट ऐसा कुछ है ना, रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है और डिस्प्रोपोर्शनेट कॉस्ट है ट्रेड की। देखो आप इमेजिन करो यार, सिंपल है, आप ऐसे मत सोचो, अगर आप ऐसे सोचोगे कि यार साउथ एशिया में क्या ट्रेड में दिक्कत है, आप ऐसे सोचो कि इंडिया में ट्रेड में क्या दिक्कत है, तब आप यही तो पढ़ते हो कि इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि हर स्टेट से दूसरी जगह जाने में लॉजिस्टिक कॉस्ट अच्छी बहुत ज़्यादा है। सेम यहाँ है, रीजन एक रीजन से दूसरे रीजन में तो जो ट्रेड की कॉस्ट है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो बड़े लेवल पे देखोगे वही कॉन्सेप्ट है वहाँ पे भी। इसके अलावा कनेक्टिविटी, तो यहाँ पे चेक पोस्ट और इन सब की वजह से भी दिक्कत आती है। जैसे मैंने बताया अभी, जैसे जीएसटी आया तो ई वे बिल्स का सिस्टम आया था, क्यों, क्योंकि उससे पहले क्या होता था, तो लोग ट्रक चेक कर रहे हैं, खोल के बाद दिखाओ ट्रक में क्या है ना, तो दिक्कत होती थी, उससे हैरेसमेंट होता था और ये सारी चीज़ें भी होती थी साथ में, और ब्राइब्स वगैरह ये सब भी होता था, प्लस जो रेस्ट्रिक्शन की जो सब चेकिंग वगैरह में जो टाइम वेस्ट हो रहा है, फ्यूल वेस्ट हो रहा है, ये वेस्ट वो वेस्ट, तो वो चीज़ें थी। सिमिलरली उसी कॉन्सेप्ट को लगा दो थोड़े बड़े लेवल पर, इंडिया के बाहर लेवल पर, पूरे साउथ एशिया लेवल पर, तो कनेक्टिविटी में ये इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट हैं, तो वहाँ पे वो पेपर वर्क और वो सब होता है, वहाँ तो नहीं जीएसटी का ई वे बिल चल रहा है ना, इमेजिन करो उस चीज़ को और समझ के भाई लिख दो। और इंडिया जो है वो हैबिट वाली बात फिर से कि इंडिया के प्रोजेक्ट चलते हैं लेकिन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट जो है वहाँ दिक्कत होती है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करी जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिफरेंट कंट्रीज़, लेकिन वही है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट की दिक्कत, जैसे 1 सेकंड गाइस,
सो इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे फॉर एग्जांपल नेपाल के साथ, नेपाल देखो यहाँ समझने की कोशिश करो, अगर मान लो वही लाइन आ जाए कि इंडिया की ऐसी इमेज है, इस पर क्या करना है, ट्रबलिंग हैबिट है, ओवर प्रॉमिसिंग और अंडर डिलीवरिंग, तो अंडर डिलीवरिंग क्या हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेपाल को हमने बोला कि हम जैसे हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी है ना, वैसे ही हम आपके यहाँ पुलिस अकेडमी बनाएंगे, ठीक है। वो 32 साल पहले पूरी हो जानी चाहिए थी और अभी उसकी 32nd एनिवर्सरी मन रही होती, अगर मतलब ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अभी वो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, ठीक है। एनिवर्सरी 32nd तो दूर की बात है, ओके। इसके अलावा मैत्री पावर प्रोजेक्ट 50-50 जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, और ये भी अभी 2018 में 2016 तक हो जाना चाहिए था, और अभी इसकी कौन सी एनिवर्सरी बन रही होती, 5th एनिवर्सरी, लेकिन अभी ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ओनली 60% कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो यही है अंडर डिलीवरिंग, इसी को कहते हैं अंडर डिलीवरिंग, ओके। तो दिस इज देयर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और बात कर लो थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन इन एड। देखो ऐसा है, इंडिया के रीजन में आसपास 7-8 कंट्रीज़ हैं, सार्क में 8 कंट्रीज़ हैं, ओके, और इंडिया इनमें से 4 को अच्छे से प्यार से देखता है, जैसे मालदीव्स है, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, इनको हम बहुत बहुत प्यार दुलार देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो इतना बस याद करके ये पॉइंट पे आ जाओ, बीच में क्या लिखा है इनसिक्योर, वो सब बात की बात है। देखो यहाँ पे क्या है, 2019 बजट की अगर बात करें, भूटान को हमने 28.1 बिलियन रुपीस दिए, नेपाल को 10.5 बिलियन, मालदीव्स को 5.8, श्रीलंका को 2.5। दिस देखो एग्जैक्ट किसको कितना दिया नॉट इम्पॉर्टेंट, बस याद रखोगे भूटान नेपाल ये 4 कंट्रीज़ को बहुत प्यार दुलार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन सम्मान तो हम खैर सबको ही देते हैं, लेकिन यहाँ देखो कम पैसे देते हैं, श्रीलंका को 2.5 बिलियन, ठीक है। तो ये वही है, चाइना फैक्टर इज ऑल्सो देयर, और वही है, चाइना फैक्टर ही मेन है, ओके। सो दीज आर द थिंग्स। तो इस तरीके से क्या होता है, जिनको कम देते हैं उनके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है, सीधी बात है। उससे क्या होता है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। माइग्रेशन भी थोड़ा प्रॉब्लम है, इधर से उधर कंट्रीज आ रही हैं जा रही हैं, CA NRC वगैरह वगैरह। सो इससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। इसके अलावा जैसे इंडिया CA NRC लेकर आए तो एक प्रोटेक्शनलिस्ट अप्रोच है, ठीक है। इससे क्या होगा कि माइग्रेशन वगैरह ये मतलब रियलिटीज़ इनसेंसिटिव टू द रियलिटीज़ टू आइडेंटिफाई माइग्रेशन इन द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इससे भी अफेक्टेड होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल हर्डल होते हैं, जैसे सार्क जो है वो कब से उरी अटैक के बाद से उसको फंक्शनिंग नहीं उसकी शुरू हुई, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी में भी देख लो, एनर्जी में ये है कि ग्रोइंग इम्बैलेंस बिटवीन एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि हमारा पूरा साउथ एशिया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, सारे कंट्रीज़, और वो सारी चीज़ें। इसके अलावा चाइना फैक्टर, कि चाइना जो है, चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी होती है, जहाँ पे वो डेट देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, पहले इतना पैसा दे देता है, इतना उधार दे देता है कि फिर बाद में आप कहोगे उससे जाके, उस कंट्री चाइना से जाके कि भाई हम पैसे नहीं दे पाएंगे, बताओ क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और चाइना जहाँ पर भी अपने प्रोजेक्ट बनाता है पहले तो डेट भी देता है, ऊपर से चाइना का एक रूल ऐसा भी होता है कि चाइना लेबर जो है, जैसे मान लो श्रीलंका में प्रोजेक्ट बन रहा है तो चाइना विल से कि हम अपनी लेबर लेकर आएंगे, ठीक है। तो मतलब एम्प्लॉयमेंट भी चाइना के लोगों को ही मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है कि बाहर से कोई कंट्री, बाहर से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अभी FDI अच्छा क्यों कहा जाता है इंडिया के लिए, कि बाहर से आया लेकिन यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, लेकिन चाइना ये भी नहीं पॉसिबल होने देता है। चाइना अगर श्रीलंका में पोर्ट बना रहा था, अगर हम्बनटोटा पोर्ट बना रहा था, तो ये लेबर भी अपनी लेके चले गए थे, ठीक है। मतलब ना श्रीलंका के लोगों को लेबर मिल रही है, ना कुछ मिल रहा है, ऊपर से मतलब क्या हो रहा है, डेट में और फंस रहे हैं, उधार तो देना ही है, तो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, ठीक है। तो वो 98-99 ईयर्स के लिए लीज पर दे दिया हम्बनटोटा पोर्ट, तो ऐसा डेट ट्रैप डिप्लोमेसी करता है। ब्रिंकमैनशिप यूज़ करता है चाइना। ब्रिंकमैनशिप क्या होता है, ब्रिंकमैनशिप जो है वो कॉन्सेप्ट है विच टॉक्स अबाउट द काइंड ऑफ आंख दिखाना, ब्रिंक नहीं, वो आंख ब्लिंकिंग होती है, ऐसी कुछ ब्रिंकिंग वगैरह जो भी है व्हाटएवर। तो ब्रिंकमैनशिप, जैसे इंडिया ने गलवान मतलब पाकिस्तान, क्या बोल रहा हूँ, पाकिस्तान नहीं सॉरी, चाइना का जो गलवान जो पूरा इंसिडेंट हुआ, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ब्रिंकमैनशिप, कि चाइना को पता था कि कोविड पैंडेमिक इनकी वजह से, मतलब ऐसा एक थियरी है ये, कि चाइना ने ऐसा इसलिए किया ताकि जो WHO में उसी टाइम पे जो है हमारे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर, उनको एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन में उनको वो मतलब चेयरमैनशिप और उनको लीडरशिप मिली, तो चाइना ने इधर से ये किया था कि मतलब वो दीज आर द थियरीज। इसके अलावा ये चीज़ें साउथ चाइना सी में चाइना करता है, सो दीज थिंग्स आर देयर। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड यही है जो अभी प्रॉब्लम देखी थी उन्हीं सबको है, इंस्टीट्यूशन है तो सार्क को फंक्शन कराओ,
एनर्जी सिक्योरिटी है तो सब चीज़ें एनर्जी ट्रेड वगैरह, मतलब नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आपको अगर ऊपर का सब समझ में आ गई कहानी तो नीचे आप अपने आप लिख सकते हो कि ट्रेड बढ़ाने के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ इट। और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की। ओके, अगले टॉपिक और बाकी जो सारे टॉपिक हैं। आई होप ये अप्रोच पसंद आ रहा होगा। लोग बहुत सारे कभी कभी कमेंट ये भी कर देते हैं कि आप मतलब दोनों तरीके की कमेंट आते हैं। कुछ लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद आती है कि आप मैगज़ीन के अलावा भी अलग चीज़ें बताते हो। ये एक अप्रोच है लोगों का कि देखते हैं कि यार सही है, मैगज़ीन हो ही रही है, साथ में कुछ इंटरलिंकिंग भी हो रही है और फैक्ट्स भी राहुल सर याद करा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स में मैं ऐसे मजाक मजाक में बोलता रहता हूँ कुछ भी और याद करवाता रहता हूँ। तो वो चीज़ बहुत से लोगों को बहुत पसंद आती है और बहुत से लोगों को लगता है यार ये बकवास कर रहा है, ये बिल्कुल सिर्फ फैक्ट नहीं बता रहा। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं ऐसे बोलूँ, माइग्रेशन, बेटा माइग्रेशन का मतलब है ये, और बेटा इंस्टीट्यूशनल हर्डन का मतलब है डिस्फंक्शन, और बेटा एनर्जी का मतलब है ग्रोइंग इम्बैलेंस। कुछ लोग चाहते हैं मैं सिर्फ इसको रीड कर दूं, ठीक है, तो ऐसा मैं करता नहीं हूँ। मैं बहुत बकवास करता हूँ जितनी हो सकती है। जितना ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएंगी, उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि जो यूपीएससी है ना, आजकल यूपीएससी ने एक थियरी है कि यूपीएससी ने एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ब्यूरो बना रखा है कि ये जो जितनी विजन आईएएस, इनसाइट्स और ये जितनी मैगजीन है ना, इन मैगजीन का कंटेंट यूपीएससी की एक स्पेसिफिक टीम है जो देख लेती है पहले से कि क्या क्या इनमें लिखा है, ठीक है, और क्वेश्चन उसके बाहर से आते हैं, ठीक है, उसमें से फिर नहीं आते। तो ये एक थियरी है, तो इस थियरी पर थोड़ा मानो कि थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें जितना इनपुट लोगे उतना अच्छी बात है। सिर्फ अगर एक्टिव रीडिंग अगर नहीं करोगे, सिर्फ पैसिव अगर सिर्फ वही जो लिखा है अगर लकीर के फ़कीर बनोगे तो फिर दिक्कत होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। और इन सो फार एज द काइंड ऑफ डिलेज और जो मैं थोड़ा सा इरेगुलर हो जाता हूँ वो मैं अब नहीं होऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि डेली एक वीडियो यहाँ पर अपलोड हो जाए और ये सारी चीज़ें हैं। सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।